हेलो एवरीवन। इस सीरीज़ में मैं आपको हमारी लद्दाख रोड ट्रिप के बारे में बताऊंगा, जिसके पिछले पार्ट में मैंने आपको हमारी दिल्ली से मनाली तक की जर्नी के बारे में बताया था। ये इस सीरीज़ का पार्ट 2 है, जिसमें मैं आपको हमारी मनाली से रोहतांग तक की जर्नी के बारे में बताऊंगा। तो चलिए घूमने चलते हैं। हम मनाली से रोहतांग के लिए सुबह लगभग 9 बजे निकल गए थे। हालांकि हम लेट थे। हमने सोचा था कि हम 8 बजे निकल जाएंगे, लेकिन 8 बजे तक तो हम सोकर ही उठे थे। रोहतांग जाते टाइम हमें मौसम काफ़ी साफ़ मिला और पहाड़ों पर भी काफ़ी हरियाली देखने को मिली। साथ ही पहाड़ों पर बर्फ़ भी काफ़ी दिख रही थी। आप भी इन खूबसूरत नज़ारों का लुत्फ़ उठाना चाहते हैं तो आप भी रोहतांग जा सकते हैं। लेकिन रोहतांग जाने के लिए आपको पहले परमिट निकालने की ज़रूरत होती है। उसके बिना आप रोहतांग नहीं जा सकते, क्योंकि रास्ते में एक जगह गुलाबा बैरियर आती है और वहाँ पर परमिट चेक कराना ही होता है। और अगर आप बिना परमिट वहाँ पहुँच गए हैं तो भाई साहब फिर भूल जाइए, फिर तो आपको वापस मनाली ही जाना पड़ेगा। तो इसीलिए हमने भी एक दिन पहले ही परमिट ले लिया था। मनाली माल रोड पर एसडीएम ऑफिस से परमिट मिल जाता है। हम सुबह जाकर लाइन में लग गए थे, लेकिन बहुत ज़्यादा भीड़ थी। लेकिन किसी टैक्सी ड्राइवर को पता लगा कि हमारी गाड़ी पेट्रोल की है, तो उन्होंने हमें बताया कि आप दोपहर में आ जाना, आपको आसानी से परमिट मिल जाएगा। ये लाइन तो डीजल गाड़ियों के लिए लगी हुई है, क्योंकि एक दिन में सिर्फ 400 ही डीजल गाड़ियाँ आगे भेजी जाती हैं। हमने वैसा ही किया और दोपहर को हमें आसानी से परमिट मिल भी गया। उस समय एक दिन में 400 डीजल और 600 पेट्रोल की गाड़ियाँ ही रोहतांग भेजी जाती थी। अब ये लिमिट बढ़ाकर 400 डीजल की गाड़ियाँ और 800 पेट्रोल की गाड़ियाँ की हो गई है। अब आप ऑनलाइन भी परमिट निकाल सकते हैं। सामने पहाड़ों पर आप काफ़ी बर्फ़ देख सकते हैं। जैसे जैसे हम रोहतांग के नज़दीक पहुंचते जा रहे थे, वैसे हमें बर्फ़ भी और ज़्यादा देखने को मिलती जा रही थी। रास्ते में जगह जगह आपको कुछ कंस्ट्रक्शन का काम होता हुआ भी रोड पर दिख सकता है, रोड की मरम्मत के लिए, जैसे इस समय हमें यहाँ मिला था। और उसी की वजह से थोड़ा ट्रैफिक जैम भी हो गया था। लेकिन वही बात है कि पहाड़ों का तो ट्रैफिक जैम भी काफ़ी अच्छा होता है। आप उतर कर आराम से काफ़ी फ़ोटोज़ वगैरह क्लिक करा सकते हैं। साइड में जो बर्फ़ की आपको दीवार देख सकते हैं, वह लगभग मुझे लगता है 15 से 16 फीट के आसपास तो होनी चाहिए। और इसी तरह की इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने के बाद रोहतांग जाने का मज़ा हमारा और भी ज़्यादा होता जा रहा था, क्योंकि मैंने अपनी ज़िंदगी में पहली बार इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखी थी। अब इसी तरह के बर्फ़ के नज़ारों का मज़ा अगर आप भी लेना चाहते हैं तो मैं सजेस्ट करूँगा कि आप मई या जून के महीने में रोहतांग जा सकते हैं, क्योंकि जुलाई से तो बारिश शुरू हो जाती है और बारिश शुरू होने के बाद धीरे धीरे बर्फ़ काफ़ी कम होने लगती है और उसके बाद आपको इतनी ज़्यादा बर्फ़ पहाड़ों पर देखने के लिए नहीं मिलेगी। वहीं अगर आप देखते हैं कि दिसंबर से लेकर अप्रैल तक रोहतांग पूरी तरह से बर्फ़ में ढक जाता है और उस दौरान तो रोहतांग जाना पॉसिबल ही नहीं है। तो इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगा कि अगर आप भी अच्छे से बर्फ़ का मज़ा लेना चाहते हैं और अच्छे से एंजॉय करना चाहते हैं तो आप मई या जून के टाइम में रोहतांग जा सकते हैं। उस दौरान आपको वहाँ पर बहुत सारे टूरिस्ट्स भी देखने के लिए मिलेंगे। लेकिन अब साथ ही साथ काफ़ी लोगों को ऐसा लगता है, ये एक प्रॉब्लम होती है कि भाई गाड़ियाँ तो लिमिटेड जाने वाली हैं, और अगर लिमिटेड गाड़ियाँ ही एक दिन में रोहतांग जाती हैं और बाई चांस जब हम जाएँ और हमें परमिट ना मिले तो ऐसी सिचुएशन में आप गवर्नमेंट का ही एक ऐप है रोहतांग परमिट नाम से, उससे आप अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं, या फिर आप ऑनलाइन डायरेक्ट वेबसाइट पर जाकर भी अवेलेबिलिटी चेक कर सकते हैं कि किस डेट के लिए परमिट्स अवेलेबल हैं, और उसके हिसाब से आप अपनी जर्नी को प्लान कर सकते हैं। वहीं मुझे लगता है कि ये जो स्टेप उठाया गया है गवर्नमेंट की तरफ से कि एक दिन में सिर्फ 1200 गाड़ियाँ ही रोहतांग के लिए जाएंगी, तो मुझे लगता है कि स्टेप कहीं ना कहीं ठीक है, क्योंकि गाड़ियों से काफ़ी ज़्यादा पोल्यूशन भी होता है और पोल्यूशन की वजह से हम देखते हैं कि ग्लेशियर्स काफ़ी पिघल रहे हैं या फिर वहाँ पर लोग काफ़ी गंदगी भी फैला देते हैं। तो मुझे लगता है कि स्टेप एक तरह से ठीक है, लेकिन स्टिल अगर आप जाना चाहते हैं और किसी वजह से आपको परमिट नहीं मिलता है और आप रोहतांग से जाकर वापस मनाली आने वाले हैं, तो ऐसी सिचुएशन में आप हिमाचल रोडवेज़ की बसेस का भी यूज़ कर सकते हैं। मनाली से डेली बेसिस पर रोहतांग तक के लिए बसेस जाती हैं और उस बस में आप जा सकते हैं और उसमें आपको किसी तरह के परमिट की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि परमिट व्हीकल के लिए होता है, ना कि इंसान के लिए। हम रोहतांग पहुंच चुके हैं।
आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी गाड़ियां यहाँ पर पहले से ही पार्क हैं और काफ़ी सारे लोग भी रोहतांग पर एंजॉय कर रहे हैं। ऊपर बोर्ड पर आप बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन का नाम देख सकते हैं। ये संगठन भारत में और यहाँ तक कि भूटान में भी हिमालयन रेंज में बॉर्डर के पास के इलाकों में सड़क बनाने और उन्हें मेंटेन करने का काम करता है। बॉर्डर रोड्स ऑर्गेनाइजेशन की वजह से ही ये पॉसिबल हो पाया है कि हम पहाड़ों में इतनी आसानी से इतनी दूर दूर तक चले जाते हैं और कोई दिक्कत हमें नहीं होती। BRO का देश की सुरक्षा में भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है, क्योंकि हम देख सकते हैं कि अगर मान लीजिए रोड ही नहीं होंगे या फिर जो हिमालयन रेंज में रोड्स हैं वो बर्फ़ से ढक जाएंगे, तो हमारे सैनिक कैसे बॉर्डर्स तक पहुंच पाएंगे या फिर उनकी ज़रूरत का जो सामान है वो भी कैसे बॉर्डर्स तक पहुंचेगा। वहीं साथ ही साथ जो लोग काफ़ी रिमोट एरियाज़ में रहते हैं उनके पास भी सामान पहुंचाने के लिए जो रोड्स की हमें ज़रूरत पड़ती है उनका निर्माण भी BRO ही करता है। तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि BRO का बहुत महत्वपूर्ण योगदान है देश की सुरक्षा के अंदर भी और लोगों को सहूलियत पहुँचाने के नाम पर भी। तो इसीलिए हम सैल्यूट करते हैं BRO को, जो इतनी कठिन परिस्थितियों में भी अपना काम जारी रखते हैं। रोहतांग में भी आप कई तरह की एक्टिविटीज़ का लुत्फ़ उठा सकते हैं। आप यहाँ पर घोड़ों पर घूम सकते हैं या फिर आप बर्फ़ के ऊपर जा सकते हैं और वहाँ से स्लोप पर फिसलते हुए आप नीचे आ सकते हैं, या अन्य भी कुछ तरह की आप एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, जैसे कि आपको कुछ मनाली में भी करने के लिए मिलती हैं। और अगर आप मनाली की कुछ एक्टिविटीज़ देखना चाहते हैं तो आप हमारी वीडियो का पार्ट 1 देख सकते हैं। और अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो आप वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। रोहतांग में हमें कुछ गंदगी भी देखने के लिए मिली, क्योंकि लोगों ने काफ़ी जगहों पर कुछ कांच की बोतलें या कुछ प्लास्टिक के रैपर आदि इधर उधर फेंके हुए थे। तो मुझे लगता है कि शायद लोगों को इस तरह की चीज़ें नहीं करनी चाहिए, क्योंकि इस तरह के काम करके मुझे लगता है हम किसी भी जगह की प्राकृतिक सुंदरता को ख़राब कर देते हैं। अगर मैं अपनी ही बात करूं तो हमने मनाली से निकलने के बाद लेह पहुंचने तक हमारी गाड़ी के चारों गेट के अंदर जो कुछ सामान रखने के लिए जगह होती है उनके अंदर बिस्किट और कुछ स्नैक्स वगैरह के प्लास्टिक के रैपर ही काफ़ी ज़्यादा रखे हुए थे और हमने वो रास्ते में कहीं फेंके नहीं थे। हम जब लेह पहुंच गए तो वहाँ जाने के बाद हमने होटल के अंदर डस्टबिन में उनको डाला। तो मुझे लगता है शायद बाकी लोग भी उन्हें फॉलो कर सकते हैं इस चीज़ को। और जैसा कि अभी आप वीडियो में देख सकते हैं कि आपको सामने कुछ कपड़े दिख रहे होंगे। यह कपड़े आप मनाली से रोहतांग जाते हुए या फिर रोहतांग पहुँचने के बाद कहीं से भी आप किराए पर ले सकते हैं। काफ़ी जगह जगह आपको ये कपड़े लोग किराए पर देते हुए मिल जाएंगे, जिसके लिए वो आपसे काफ़ी नॉमिनल से ही चार्ज लेते हैं। जिसके अंदर आपको गम बूट मिलते हैं, एक पैंट मिलती है और ऊपर पहनने के लिए एक जैकेट टाइप मिलता है, जो काफ़ी हद तक वाटरप्रूफ भी होता है और गर्म भी होता है। अब इसे लेने का एडवांटेज आपके लिए ये है कि अगर आप बर्फ़ में खेलना चाहते हैं तो आपके लिए थोड़ा आसान हो जाएगा, क्योंकि आपके कपड़े गीले नहीं होंगे उसकी वजह से। तो आप चाहें तो इन्हें ले सकते हैं, हालांकि हमने नहीं लिए थे। जैसा कि वीडियो में भी आपने पीछे देखा होगा कि रोहतांग पहुंचने के बाद ही वहां पर काफ़ी सारी गाड़ियां पार्क हुई थी, लेकिन हमने अपनी गाड़ी को वहां पर पार्क नहीं किया, क्योंकि हमें रोहतांग से वापस मनाली नहीं जाना था, बल्कि हमें रोहतांग से आज ही लेह के लिए निकलना था। तो इसी वजह से हम अपनी गाड़ी को लेकर आगे आ गए और इसी रोड पर आगे चलकर हमने अपनी गाड़ी को पार्क किया। अब यहाँ से आप रोहतांग का पूरा व्यू ले सकते हैं। रोहतांग पर पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने नाश्ता किया और कुछ नाश्ता करने के बाद हम बर्फ़ में मस्ती करने के लिए चले गए, क्योंकि इतनी ज़्यादा बर्फ़ हमने पहली बार ही देखी थी। इतनी ज़्यादा बर्फ़ देखने के बाद हम भी खुद को रोक नहीं पाए और बर्फ़ के गोले बनाकर हम लोगों ने एक दूसरे के ऊपर फेंकना शुरू किया और बर्फ़ के साथ काफ़ी मस्ती की। वहीं मेरे बड़े भाई साहब बर्फ़ से नीचे उतरते हुए 1-2 बार फिसल कर गिर भी गए, लेकिन वो कहते हैं ना कि ऐसे किसी के ऊपर हंसना नहीं चाहिए। और अब क्यों नहीं हंसना चाहिए उसकी झलकी आपको थोड़ी देर में वीडियो में आगे देखने के लिए मिलेगी। बट फिलहाल अगर अभी तक आपको वीडियो अच्छा लग रहा हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए।
पहाड़ के ऊपर से आप रोहतांग का पूरा व्यू देख सकते हैं और देख सकते हैं कि कितनी भीड़ भी है। लेकिन अभी कुछ देर पहले मैंने कहा था कि किसी के ऊपर हमें इस तरह हंसना नहीं चाहिए, तो हमें क्यों नहीं हंसना चाहिए उसकी झलक अब आप यहाँ पर देख सकते हैं। फाइनली अब हम उस जगह पर पहुंच चुके थे जहां के फ़ोटोज़ इंटरनेट पर देखकर हम अगले ही दिन लेह लद्दाख के लिए निकल गए थे। हमने भी सोचा था कि इस तरह की ऊंची ऊंची बर्फ़ की दीवारों के बीच से हम अपनी गाड़ी निकालेंगे और काफ़ी सारी फ़ोटोज़ वहां पर क्लिक करेंगे, जो काम हमें करने के लिए यहाँ पर मिला। सो हम इस वीडियो को यहीं ख़त्म करते हैं। होप आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, एंड अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। इस सीरीज़ के नेक्स्ट पार्ट में मैं आपको हमारी रोहतांग से लेह तक की जर्नी के बारे में दिखाऊँगा। Thank you so much.